सो हम लोग पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी, और आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन लेंगे। हम पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी, दैट इज WP। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में, मैकेनिकल एनर्जी में केवल दो ही एनर्जी को कंसिडर किया जाता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी K प्लस U, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कैसे रहती है, क्यों रहती है, उसका रीजन बताऊंगा अभी। देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, फोर्सेस में दोनों तरह के फोर्स होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा। उन सबका वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, एक तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन, दैट इज CF, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण NCF। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के कारण प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन, ये इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूं। ठीक है, वर्क डन बाय, अब सपोज करो आपका एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन 0 है, सपोज करो जो फ्रिक्शन वगैरह है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आते हैं, फ्रिक्शन वगैरह, तो फ्रिक्शन के कारण कोई वर्क डन नहीं हो रहा मान लो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्योंकि ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन आपने पढ़ा हो DW इक्वल टू, या फिर वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस, सॉरी F इक्वल टू होता है माइनस DU बाई DR, और DU इक्वल टू होता है आपका माइनस F डॉट DR, और F डॉट DR क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज DW लिखते हो उसको, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, माइनस DU, अगर आपको इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ पे आएगा डेल्टा U माइनस डेल्टा U, और ये हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा U इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। माइनस डेल्टा U को हम लोग लिख सकते हैं माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अंदर साइन को ले जाओ, माइनस UF प्लस UI हो जाएगा, UI प्लस का हो जाएगा, UF माइनस का हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल को इधर ले आओ, U फाइनल को उधर ले जाओ, तो U इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू होगा U फाइनल प्लस के ई फाइनल। मतलब इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, फाइनली भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। U1 मतलब U इनिशियल, के इनिशियल
इक्वल टू यू फाइनल के फाइनल। इसका मतलब जो एनर्जी थी वो कंजर्व ही रही, और ये एनर्जी कौन सी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी। कब, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जीरो हो तो, इसकी कंडीशन है, तभी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख लो। क्या लाइन लिख लो, ये कब लगेगा, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर ऐसे लिखो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन is valid only when work done by non-conservative force zero, that is work done by friction आपका जीरो आ रहा हो, फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो सिस्टम पर, उसी केस में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, मैंने जब आपको बताया था, क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही अप्लाई होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में ही, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं केवल उन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जैसे फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर डाल दो पोटेंशियल एनर्जी, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स होता है, फॉर्मूला होता है यू जी बोल देंगे हम लोग उसको, क्योंकि ग्रेविटी के कारण है, दैट इज, उसके कारण क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच। सुना है क्या आपने? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। ये एम जी एच कैसे आया, ये हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि U इक्वल टू एम जी एच कैसे आया। अब खाली पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है एम जी एच। स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की हमने पोटेंशियल एनर्जी, हमने फोर्स पढ़ा था शायद, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी थी। स्प्रिंग फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। के जो था वो आपका क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, एक्स है आपका कितना मैंने उसको नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच किया, मतलब इनिशियली वो किस लेंथ पे था नेचुरली, जब कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे थे, फिर उससे कितना उसको एक्सटेंड किया या फिर कितना उसको कंप्रेस किया, वो होता है एक्स। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में एमजीएच लिखा है, तो यहाँ पे एच क्या है, एच क्या है, सपोज करो एक मकान है, एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे, ये मकान की हाइट है एच, बताओ इस पत्थर की एनर्जी कितनी है? सर एम जी एच। और इसके रेस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में एम जी। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? सर एम जी होगा, जीरो होगा। इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पत्थर की? जीरो। इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच। तो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिफाइन करने के लिए हमको एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है कि कितनी, उससे कितनी डिस्टेंस पर। जैसे इस पत्थर की, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन इसके लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। इस पत्थर से इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि इस पे पांव ना मारे जानबूझकर, लेकिन इस पे जो नीचे खड़ा हुआ है आदमी, इस पे ये पत्थर अगर गिर जाएगा तो शायद ये मर भी सकता है। क्यों? क्योंकि इस पत्थर में एनर्जी है इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस पत्थर में कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को के लिए हम लोग एक रेफरेंस लेवल लेते हैं, जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या करोगे, जैसे मान लो एक सरफेस ले ली मैंने, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है,
ये आपने क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल मतलब है यहां से रेफरेंस लेवल पे आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानोगे। एक ऐसा लेवल लोगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहां से मान लो H1 हाइट पर मैं हूं, H1 हाइट पर कोई M1 ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, M1G H1। और मान लो H2 हाइट नीचे रखा हुआ है कोई पत्थर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसका मास M2 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी, दैट इज -M2G H2। बात समझ में आई, माइनस में क्यों लिया मैंने। और ये जो डिस्टेंस लेनी है आपको, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है, ऐसा नहीं टेढ़ी लोगे आप, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना है आपको, रेफरेंस लेवल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। एक रेफरेंस लेवल आपको मानना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर है या नीचे है उसके हिसाब से, अगर ऊपर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में, नीचे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लिया जाएगा। अब एक सवाल है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। आपके घरों के बाहर खंबे देखोगे आप लोगों ने, बिजली के खंबे लगे होते हैं। तो मान लो एक बिजली का खंबा है, ऐसे करके खड़ा है, इस खंबे का मास है M और इस खंबे की लेंथ है L। लेंथ मतलब इसकी हाइट है L, ठीक है। तो मुझे बताना है कि यूनिफॉर्म खंबा है, यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म खंबा, ठीक है, ऊपर और नीचे हर तरह से बराबर ही है, इस तरह से ग्राउंड में खड़ा हुआ है। बताओ इस खंबे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस खंबे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो जीरो नहीं है तो कहां पर होगा इसका वो रेफरेंस लेवल क्या लोगे आप, रेफरेंस लेवल जैसे ग्राउंड पे है तो ग्राउंड को ही आप रेफरेंस लगोगे, यहां पर इसका ये क्या हो गया, रेफरेंस लेवल। अब एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड पे आपने एक सेंटर ऑफ मास नाम की चीज सुनी होगी, कभी सुना है कभी सेंटर ऑफ मास या सेंटर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर हम पूरी बॉडी का मास को कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। तो एक रॉड है तो सिंपल सा इसका जो सेंटर होगा कहां पर होगा, इस पॉइंट पर, कितनी हाइट पे होगा, L/2, ठीक है। तो जनरली इस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां पर जो mgh लिखते हैं, m मास तो पूरा लेंगे हम लोग, g और जो हाइट लेते हैं वो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास की होती है। तो आपका जो फॉर्मूला था mgh, जो हाइट होती है वो हाइट होती है सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस लेवल से। तो इसका हाइट कितनी होगी L/2 पर, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, mgL/2, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, खड़ा हुआ खंबा भी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, अगर ये सोनू के सर पे गिर जाएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे खड़ा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी है तभी सोनू को चोट लग सकती है इससे, ठीक है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, mgL/2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान लो हवा चली, और आपको पता ही है गवर्नमेंट ने जो खंबे लगा रखे हैं, कभी कभार खंबे जब पानी वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है, जब मिट्टी थोड़ी सी क्या हो जाती है, उसका बेस कमजोर हो जाता है, तो खंबा इस तरह से झुक जाता है। तो एक खंबा झुक गया, L लेंथ का खंबा था, M इसकी मास था, अब ये खंबा झुक गया थीटा एंगल पर, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब होगी नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी, सोचो इसको करो।
ठीक है, क्या आंसर होगा? mgl/2 sin थीटा होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे आए? इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर होगा, सेंटर पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एल, ये तो पता ही है। इसकी ये वाली हाइट कितनी होगी? कितनी हाइट पर है इसका सेंटर ऑफ मास? तो देखो ये एल है, ये एंगल थीटा है, तो हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाय एच सी यू एम इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा, सॉरी एच सी यू एम बराबर, सॉरी एच सी यू एम परपेंडिकुलर ये एच सी यू एम बाय एल इक्वल टू होगा साइन थीटा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है? एच सी यू एम इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा, सॉरी एल में L/2 होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर हो जाएगा? L/2 साइन थीटा पर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh होता है, हाइट पर है L/2 साइन थीटा पर। तो ये आ जाएगा mgl साइन थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चेन है, ऐसे लटक रही है, इसका मास है m, इसकी लेंथ है l। रेफरेंस लेवल मैंने ये ले रखा है, रेफरेंस लेवल RL, दैट इज रेफरेंस लेवल। तो अब इस चेन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां कहीं होगा। कितनी हाइट पर होगा? L/2 पर। तो अब नीचे है रेफरेंस लेवल, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो हाइट नीचे है, चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? UG इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? mg माइनस L/2, यही होगा, माइनस mg/L/2। माइनस क्यों आया? क्योंकि नीचे। अब इस चेन को ऐसे कर दिया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्यों? क्योंकि अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसको ऐसे घुमा के लगा दिया तो ये L/2 हो गया। लेकिन अब इनका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, बीचों बीच, ऊपर से कितने लेवल नीचे पर? HCm इक्वल टू हो जाएगा L/4। L/4 नीचे होगा, L/2 का हाफ कितना होता है? L/4। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? माइनस mg/L/4। इस केस में क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? माइनस mg/L/4। ठीक, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बता ही चुका हूं मैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये स्प्रिंग है, इस तरह से नेचुरल लेंथ पर है, तो अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 0। फिर इसको क्या कर दिया मैंने? x डिस्टेंस एक्सटेंड कर दिया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ kx स्क्वायर। नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस करा?